हो गया सर स्टार्ट ये। डियर स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस का ये सेकंड बुक है, उसका ये चैप्टर 5 है। तो आप ध्यान से सुनिए। और नया चैप्टर है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसका पूरा समराइज मैं आपके सामने दूं, तो आप लोग केयरफुली सुनेंगे और जो डाउट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, तो आप पूछेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ये वो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली और इसकी चुनौतियां एवं उसका पुनर्गठन। इससे 3 चैप्टर और हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अगर आप ये समझ गए तो बाकी 3 चैप्टर को भी आप आसानी से समझ पाओगे। और अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर वो 3 चैप्टर और बच्चे हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आएगी। सो दैट केयरफुली रहें और अच्छे से समझने की कोशिश करें प्लीज। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्गठन। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करते हैं। ओके। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये 1960 का दशक है। लगभग 1960 से 70 के आसपास की बात है। कांग्रेस के सामने चुनौतियां देखिए। राजनीतिक उत्तराधिकारी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। पहली चुनौती क्या है? राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। चुनौती या फिर समस्या। दूसरा, चौथे या चौथा आम चुनाव लोकसभा का। कांग्रेस का विभाजन। 1971 में इंदिरा गांधी जी का प्रयास। कितने पॉइंट्स हो गए? 5 4। 4 पॉइंट ये हो चुके हैं। इट मीन्स कांग्रेस प्रणाली एवं चुनौतियां एवं पुनर्गठन में हम ये पढ़ना है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती क्या है, चौथे आम चुनाव का क्या परिणाम रहा, कांग्रेस का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ और कैसे हुआ, फिर हम समझेंगे 1971 में इंदिरा गांधी का प्रयास। और लास्ट पॉइंट है हमारा डियर स्टूडेंट, 5th नंबर का, वो है कांग्रेस प्रणाली का पुनर्गठन या पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन, ठीक है। तो लगभग जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस की चुनौतियां, चैलेंजेस ए रहे और पुनर्गठन ए रहा। इट मीन्स द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आर बोथ टुगेदर। हिंदी मीडियम वाले नोट डाउन, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम वाले सुने। चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली, इट मीन्स द कांग्रेस सिस्टम, इट्स चैलेंजेस। इंग्लिश मीडियम वाले कौन है? ओके ओके। कांग्रेस सिस्टम, challenges and reorganization. Okay. And in this chapter, dear student, we have to understand and we have to study about of the things like the challenges for the government of India, like Congress Party, and the reorganizations. Okay. I am talking about of the decade of 1960 to 70. Okay, where the first prime minister of India was ruling over the India, Pandit Jawaharlal Nehru. But you know very well, after 1964, 27 May, the prime minister Nehru was passed away. After, it is very big challenge for Indian politics that who will become the next prime minister of India. Okay, and this was the challenge of political representative.
because very big challenge, because after Nehru we have no idea who will become the prime minister of India. Second, fourth, general election, 1952 में इलेक्शंस की स्टार्टिंग होती है. सो फ्रॉम 1952 टू 1957, 57 to 62, 66 to 67, and after the fourth election was happened of 1967 to 72, like that. Okay, and the Congress partition. Congress was divided in two parts: the Congress organization, old party, main party, and the Congress revisionist, new party. It was with the Indira Gandhi, and it was with the old leader of Congress. And in 1971, because here Congress was lost election, but in 1971 the efforts was taken by the Indira Gandhi, and Congress again won the election during the 1971 with the help of Indira Gandhi. So how did the Congress system reorganize itself? That we have to understand in this chapter. Okay, if any doubt, so you can ask me. बच्चे आपने नोट डाउन कर लिया है? रिक्वेजनिस्ट और संगठन, कांग्रेस संगठन, कांग्रेस रिक्वेजनिस्ट. रिक्वेजनिस्ट वो पार्टी है जो कि पास में इंदिरा गांधी के साथ में बनी है. मैं अभी समझा दूंगा आपको. बेटा ये इलेक्शंस हैं 1967 से 72 के बीच में, लेकिन 71 में इलेक्शन हो गए थे. लिखना है, सबको लिखना कर सकते हो, बाद में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये तो ये वैसे ही है, समझते चलो. बाकी फिर बाद में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको. ठीक है, इधर देखो. तो आपके सामने बात क्या है स्टूडेंट? राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती. सर ये क्या है? तो देखिए, आपको पता है कि 1964 27 मई भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का देहांत हो जाता है. तो उसके बाद कांग्रेस में दिक्कत ये है कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि ऐसा योग्य नेता कोई दिख नहीं रहा है, और पहले से फिक्स भी नहीं है कि इनके बाद ये बनेगा क्या. जब फिक्स नहीं है तो सब लोग चलेंगे भैया हमें प्रधानमंत्री बनना है, तो लड़ाई तो तय है, और जो तय है फिर वो होके रहेगा. तो देखिए आगे, मैं यहां लग रहा हूं राजनीतिक. ठीक है, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती. समझने की कोशिश करना है आप लोगों को. बहुत बहुत प्यारा चैप्टर, आराम से समझना कि चुनौती या फिर समस्या, या हम लिख सकते हैं समस्या. और जो मैं अब समझा रहा हूं तो आप बड़े ध्यान से सुनना. डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती में हमारे सामने एक बात आती है, ध्यान से समझना. 1952 में इलेक्शन हुआ, और 1952 से कब तक चला? 1957, 1957 पहला आम चुनाव हो गया, फर्स्ट जनरल इलेक्शन. एंड फिर 1957 से 1962 तक, और फिर तीसरा इलेक्शन 1962 से 67, और फिर होगा 1967 से 72. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इलेक्शन कब हो गया? 71 में. आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया? तो भैया जो पार्टी बनी थी ना दूसरी गठबंधन की, वो सरकार गिर जाती है जल्दी से. मतलब सरकार जैसे कमलनाथ जी की नहीं गिर गई थी मध्य प्रदेश में, उसी तरीके से गिर जाती है सरकार. तो एक साल पहले चुनाव हो जाते हैं. तो यहाँ पर इन तीनों जगह देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. यहाँ देश के प्रधानमंत्री नेहरू साहब हैं. ठीक है, लेकिन 27 मई 1964 इनका क्या हो जाता है? निधन या देहांत. ठीक है, ही वॉज पास अवे इन 1964.
ध्यान से समझना स्टूडेंट। अब समस्या ये है कि 3 इलेक्शन तो आपने जीत लिए, इलेक्शन चौथा ये रहा। इस इलेक्शन में क्या हो जाता है, कांग्रेस की हार। कांग्रेस क्या करती है, हार जाती है इस इलेक्शन को। अब समस्या ये है कि कांग्रेस फिर से इलेक्शन जीत पाएगी क्या, क्या फिर से कांग्रेस की पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी क्या। नेता नए हैं कुछ लोग ज्यादातर, और समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो 1971 से 1976 और ये दौर आता है किसका, इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का दौर। और इस दौर में कांग्रेस की फिर से बहुत अच्छे तरीके से जीत होती है बहुमत से। ये समझने की बात है कैसे क्या होता है। तो आप ध्यान से सुनिए, यहां पर नेहरू जी का देहांत हो चुका है। अब भारत को एक प्रधानमंत्री चाहिए। तो लगभग एक साल से ज्यादा के आसपास 1966 की बात है, 65 में बन गए थे, देश के प्रधानमंत्री बन गए लाल बहादुर शास्त्री साहब। लेकिन दुर्भाग्य भी देखिए आप अपने भारत का, 10 जनवरी 1966 लाल बहादुर शास्त्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। और इस डेट को इनका क्या हो जाता है, निधन। नहीं बेटा, ये तो मैंने भूल कहा जो एक्सपायर होते हैं, बनने तो इसके बाद है 27 मई के बाद। हाँ, 1965 में इन्होंने ही शासन किया था। और ये जो जहां पर इनकी मृत्यु हुई वो कौन सी जगह है, ताशकंद, ताशकंद समझौता। ताशकंद आप समझ पा रहे हो, 1965 की जब लड़ाई हुई थी ना भारत की पाकिस्तान से, उसके बाद कौन सा समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। किस किस के बीच में, जनरल अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में। अब यहां पर नेहरू जी का देहांत और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का भी देहांत। अब कांग्रेस में हड़बड़ी मच गई कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। समस्या तो है हमारे सामने। अब कांग्रेस में एक सिस्टम चलता है, ध्यान से सुनना। और कांग्रेस में एक सिस्टम क्या था, उस व्यवस्था को बोला जाता है सिंडिकेट। आपके लिए डियर स्टूडेंट हर वर्ड नया है, हर बात नई है, एक एक पॉइंट नया है। तो एक बात के बाद दूसरी बात जो मैं बोलूंगा वो नई होगी आपके सामने। तो आपको हर बात को ऐसे ही समझना कि मैं नया सुन रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से। सिंडिकेट, सिंडिकेट क्या है, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन ऑफ द सिंडिकेट, द सिस्टम ऑफ कांग्रेस पार्टी इन विच द ओल्ड leader and the famous leader of Congress party, they were want to control over the Congress, that is called syndicate system। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बड़े बड़े नेताओं का क्या था, प्रभाव, उसी को बोला गया कांग्रेस का सिंडिकेट, बड़े बड़े नेताओं का प्रभाव, ठीक है। इस व्यवस्था को सिंडिकेट बोला गया। अब हमारे सामने चैलेंजेस तो है कि कैसे क्या करना है। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि अगर, ध्यान से सुना इसके बाद, कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, सिंडिकेट, कि अगर हमने किसी ऐसे नेता को प्रधानमंत्री बनाया जो पुराना है, अगर मान लो ओल्ड यानी कोई पुराना नेता है, ठीक है, पुराना नेता, तो समस्या ये है कि वो अपनी मनमानी करेगा पर हमारी नहीं चलने देगा अगर प्रधानमंत्री बन गया तो सिंडिकेट वालों ने बहुत शानदार लॉजिक लगाया। बोले प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाए जिसके पास एक्सपीरियंस कम हो, तो वो क्या करेगा, हमारी सलाह मानेगा, हमसे हर बात पे एडवाइस लेगा, फिर हम आराम से मजे करेंगे। लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, यही जिंदगी है। तो इन लोगों ने किसका नाम प्रस्तावित किया, ध्यान से सुना। 2 कांग्रेस में नेता थे उस टाइम पर, वैसे तो बहुत सारे नेता थे लेकिन 2 नेताओं का नाम प्रमुख था, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और एक नेता और थे, कौन, मोरारजी देसाई। और काफी ऊंचे कद यानी बहुत बड़े नेता थे मोरारजी देसाई साहब। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। अब चैलेंजेस ये था कि राजनीति कौन करेगा। तो ये पुराने नेता थे, बड़े नेता भी थे, और इनको क्या था, अनुभवहीन, यानी ये नई थी तो अनुभव कम था इनको, ठीक है, अनुभवहीन।
और ये कैसे थे, बहुत अनुभवी नेता। अब आप बताओ, सिंडिकेट क्या चाहती है, अपना दबदबा। तो प्रधानमंत्री किसे बनाएगी, जिसको अनुभव कम है। तो इन्होंने किसको प्रधानमंत्री बना दिया, इंदिरा गांधी को। और ये बात कब की है, 1966 की, 10 जनवरी के बाद की। इससे मोरारजी देसाई को लगा बुरा, बोले ओ भाई ये क्या है, मैं इतने सालों से इतना बड़ा नेता और मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बना रहे। अब मोरारजी देसाई गुस्सा होंगे, स्वाभाविक सी बात है। यहां से अनबन हो गई इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में। अब यहीं से कांग्रेस पार्टी का विघटन शुरू हो जाता है। कांग्रेस पार्टी दो भागों में बढ़ जाएगी आगे चल के। तो इतना तो समझ में आ गया कि 1966 के दशक में भारत की प्रधानमंत्री कौन बन गई, इंदिरा गांधी। लेकिन ये चुनौती आसान नहीं थी, क्योंकि 1960 से 70 के दशक में, ये दशक बहुत कष्टदायक था भारत के लिए। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, 1967 में क्या होते हैं, चौथा यानी फोर्थ फोर्थ आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, किसके, लोकसभा के, यानी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और किसी ने सोचा नहीं था 1967 के चुनाव में कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस की क्या हुई, हार। क्या हुई, कांग्रेस की हार। और भैया जब कांग्रेस की हार हुई तो इधर सरकार किसकी बन गई, मोरारजी देसाई की, वो भी कैसी, गठबंधन वाली। आप ये मत सोचना सर ये कांग्रेस का नेता पर कैसे बनेगी। मोरारजी देसाई कुछ और नेताओं ने आपस में मिलकर के सरकार बना ली, गठबंधन की, आपस में मिलजुल गए। और देश के प्रधानमंत्री कौन बन गए, मोरारजी देसाई। कब, 1967 से 1900 लगभग 69-70 तक, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन गए। इंदिरा गांधी तो चुनाव हार गई। अब क्वेश्चन ये आता कि हारी क्यों, ये भी तो कोई वजह रही होगी ना। तो कांग्रेस की हार के कारण सुनो। समस्या आपके सामने है, दो नेता हैं, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। दोनों में ही अनबन है, आगे चल के कांग्रेस बटेगी तो इन दोनों की नाम से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, सिंडिकेट, ये बिल्कुल एक व्यवस्था का नाम है, एक व्यवस्था का नाम। जैसे मान लो अगर देश का राष्ट्रपति है, उनके पास कोई प्रस्ताव जाता है कि आप इस पर कोई मत दीजिए, अगर उनको लगता है कि वो उस पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे, तो उसको बोलते हैं पॉकेट बीटो, कि मतलब जेबी है बीटो, के मतलब उनको नहीं बोलना है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, शांत रहे। तो ये कुछ टर्म है, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। सिंडिकेट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अपन ऐसे बोलेंगे, बड़े बड़े या प्रमुख नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबदबा होता है। जैसे मान लो अपना घर है, घर में मान लो मेंबर हैं, 15 व्यक्ति हैं, जॉइंट फैमिली है आपकी। 15 मेंबर में से 3-4 ऐसे होंगे जो पूरी व्यवस्था का मैनेजमेंट करते हैं, उन्होंने जो बोल दिया वही घर में होगा। ऐसे ही सिंडिकेट है, इनके ऊपर निर्भर करेगा क्या इनको करना है, क्या इनको नहीं करना है। व्यवस्था किसमें थी, कांग्रेस पार्टी में। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, क्यों हारी वो कारण सुन लो। 1967 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस की हार। कांग्रेस की हार क्यों हुई थी, देखिए सुनिए। 1962 का युद्ध किसके साथ हुआ था, चाइना के साथ। तो इसमें क्या होता है, हम हार जाते हैं। 1965 का युद्ध किसके साथ होता है, पाकिस्तान के साथ, हम जीत जाते हैं। 1962 व 1964 क्या आता है, अकाल। क्या आता है, अकाल और सूखे की स्थिति, यानी कि लगभग क्या, भुखमरी की समस्या, लोग भूख से मरने लगे। यहां पर चीन से लड़ाई हो रही है, यहां पर पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है।
और 1962 और 64 के समय में क्या होता है, अकाल या भुखमरी की समस्या, ठीक है, और आर्थिक संकट, आर्थिक संकट भारत सरकार के सामने। और फिर एक और बात प्रमुख रूप से खाद्यान्न की समस्या और तमाम समस्याएं, लेकिन ये वो समस्याएं हैं, अब इसमें बेरोजगारी का पॉइंट भी आप जोड़ सकते हो। ये ऐसी समस्याएं जिनसे पार पाना बड़ा मुश्किल था। कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की बहुत 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 बुराई हुई, निंदा हुई, क्रिटिसाइज किया कांग्रेस पार्टी को कि चल क्या रहा है, अब क्या करें, कंडीशन ही ऐसी बन गई। और इसमें एक बात और मैं भूल गया, हम लिख सकते हैं यहाँ एक पॉइंट के तौर पर, नेहरू जी का देहांत। नेहरू जी व शास्त्री दोनों का क्या हुआ, देहांत। तो लगभग जो कांग्रेस में नए नेता हैं उनको ये पता नहीं कि आगे कैसे क्या करना है। समस्या तो कांग्रेस के सामने है, इस सब समस्या मिलकर के बनी कांग्रेस की हार का कारण। और भी तमाम समस्याएं, प्रमुख समस्याओं का जिक्र मैंने आपके सामने किया है। कांग्रेस हार गई, समस्या कांग्रेस के सामने है, ये कुछ रीजन रहे थे। अब बात आती है कांग्रेस का विभाजन। अभी मैंने आपको बताया है 1967 का चुनाव कांग्रेस हार गई, लेकिन गठबंधन की सरकार है, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यहां से पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कांग्रेस का विभाजन। यानी यहां से कांग्रेस दो भागों में बट जाती है, और ये समझने वाली बात है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। ओके, देखिए, अब आप ध्यान से सुनना। एक कांग्रेस ओ है और एक है कांग्रेस आर। आपको इन्हीं नामों से इसको याद करना पड़ेगा, कांग्रेस को, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं कांग्रेस। कांग्रेस दो भागों में बट गई, इसको बोलते हैं कांग्रेस का संगठन, अर्थात प्रमुख कांग्रेस। जो पुरानी कांग्रेस थी ना, वो कौन सी थी, कांग्रेस संगठन वाली, ठीक है। प्रमुख कांग्रेस यही है, मुख्य कांग्रेस। और इधर जो बटी है ना, वो रिक्विजनिस्ट है, रिक्विजनिस्ट यानी नई, ठीक है। और ये क्या है, नई कांग्रेस, आप इसको नई कांग्रेस बोल सकते हो, ठीक है। कांग्रेस नई, ये है। और इसकी प्रमुख नेता कौन है, इंदिरा गांधी। अब अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का दावेदार है तो उसकी कुछ ना कुछ तो चलेगी सरकार में। और यहां प्रमुख नेता कौन है, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। एक और नेता थे, अभी अभी देखना, अभी तो कांड होगा, आप सुनते चलो। चौधरी चरण सिंह। और एक और है कांग्रेस के अध्यक्ष, और वो थे के कामराज, ठीक है। एक और व्यक्ति हैं, निजी का क्यों एक नाम है, मैं भूल रहा हूँ उनका फिलहाल नाम। ये कुछ नेता हैं, ये मतलब पुरानी कांग्रेस, आप इसको बोलेंगे पुरानी कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस, ये बट गई। अब आप बोले सर ये हुआ कैसे, तो ध्यान से सुनना, मैं इसको भी समझा देता हूं ये बटी क्यों है। भारत के राष्ट्रपति थे कौन, ध्यान से सुनना प्लीज, जाकिर हुसैन साहब, और इनका अकस्मात हुआ देहांत। और जाकिर हुसैन के बाद अब भारत का राष्ट्रपति तो होना चाहिए ना कोई, ये राष्ट्रपति थे। अब नया राष्ट्रपति अपन को चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, नया राष्ट्रपति का नाम घोषित किया। तो कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस जो ओरिजिनल पार्टी है ना, उनका प्रमुख कौन है, डॉक्टर नीलम
संजीवा रेड्डी। ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। जैसे अभी नहीं हुआ था, बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन थी? द्रौपदी मुर्मू साहब। और कांग्रेस की तरफ से और कोई दूसरे नेता थे। तो ऐसे ही एक उम्मीदवार ये है। ये उम्मीदवार किसकी तरफ से है? कांग्रेस की तरफ से। यानी जो प्रमुख रूप से मेन कांग्रेस है ना, ओरिजिनल वाली, उसकी तरफ से है। ठीक है, यानी ओल्ड कांग्रेस, पुरानी वाली कांग्रेस। और इधर ध्यान से सुनना, वी वी गिरी, बी गिरी, ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं किसकी तरफ से? इंदिरा गांधी की तरफ से। मैंने तो बस इनका नाम नाम सुना है, बीबी गिरी तो अपन भी ऐसे याद करेंगे। बीबी गिरी नेता हैं। तो ए बीबी गिरी है ना, अब आप सोच के देखो, जैसे मान लो आपके घर वालों ने, प्रमुख आपके दादाजी हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम कोई काम करा रहे हैं, मान लो भागवत करा रहे हैं, और किसी आचार्य या पंडित को बुलाए भागवत के लिए कि लो ये कथा पढ़ेंगे भागवत की। और आप उस घर में रह रहे हो, आपके मन में आए क्यों ना मैं मेरे दोस्त को बुलाऊं, और आप अपने दोस्त को बुला लो, आ जाओ यार, तुम पढ़ दो, मजा आएगा। अब आप बताओ तुम्हारे घर वालों को कैसा लगेगा? दादाजी तो समझ रहे हो ना, फिर क्या करेंगे? यही है, बुरा तो लगेगा ना। और ये तय है कि घर में लड़ाई हो जाएगी या फिर अलग अलग हो जाएंगे। बिल्कुल यही हो गया। जाकिर हुसैन के बाद नया राष्ट्रपति चाहिए भारत को, तो चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव। और भैया चुनाव कैसे हो रहा है? कैंडिडेट आए, तो कांग्रेस पार्टी है ना ओरिजिनल, उसका कैंडिडेट कौन है? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। तो इंदिरा गांधी बोले अच्छा ये है तुम्हारा उम्मीदवार, लड़की तो लड़की होती है, बोल दिया अपना उम्मीदवार बीबी गिरी। और फिर देश की जनता से बोलते हैं बीबी गिरी, इंदिरा गांधी, कि अपनी अंतरात्मा, अपने दिल की आवाज जो बोले वही करो। तो जनता की समझ में अच्छा ठीक है। और इसके जो नेता थे ना कांग्रेस के, जितने भी थे सांसद वगैरह, सब ने चुनाव में वोट दिए, और चुनाव कौन जीत गया? बीबी गिरी। अब हो गई कांग्रेस की बेइज्जती कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ये लड़की, इसको अपन ने क्या बनाया? प्रधानमंत्री को उम्मीदवार। क्यों बनाया? क्योंकि हमारी बात सुनेगी। वो बात अलग थी कि उन्होंने कभी उनकी बात सुनी ही नहीं, इंदिरा गांधी ने कभी नहीं सुनी, तभी तो कांग्रेस का बंटवारा होने वाला है। तो यहां से कांग्रेस में ये बात तय हो गई कि कांग्रेस का बंटवारा होने वाला है। तो भैया अब बोले अब हम ज्यादा नहीं रुकेंगे, तो बोले रोक कौन रहा है, निकलो। 1969, और ये हो गया कांग्रेस का क्या? बंटवारा। अब कांग्रेस दो भागों में बट गई, पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस। तो अभी जो चुनाव हारी थी ना 1967 का चुनाव, वो कौन सी थी? पुरानी कांग्रेस, यही चुनाव हारी थी। सरकार कैसे गिरती है देखिए, इंदिरा गांधी का दिमाग, ये सरकार चला रहे हैं। तो इंदिरा गांधी बोलती, क्योंकि इनके पास कुछ सांसद थे, इसको समझाती है ना, चरार सिंह साहब इधर आइए, क्यों ना आप बनो ना देश के प्रधानमंत्री। अब उसको लगता है कि शायद मैं बनूं तो बेहतर है। तो उस केस में इंदिरा गांधी ने किसको प्रपोजल दिया? चौधरी चरण सिंह को, कि हम आपका समर्थन देंगे, आप चुनाव लड़ो। अब इसके मन में आया प्रधानमंत्री अपने आप में बड़ी बात होती है, ये खुश हो गया, वाह वाह वाह, अब भाई आपका चुनाव लड़ेगा। और ये गुस्सा होने लगा, रूठ गया। जब ये गुस्सा हुए चौधरी चरण सिंह साहब, तो फिर इन्होंने कहा, क्या कहा, इधर से अपने कुछ सांसदों को लिया और कांग्रेस की पार्टी में इंदिरा गांधी का समर्थन लिया, और ये बन गए प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए। और कुछ समय के बाद इंदिरा गांधी ने भैया समर्थन वापस ले लिया, तो ये लटक गए बेचारे, हार गए, सरकार इनकी गिर गई। ऐसे समय में लगभग 3 साल तक सरकार चली, 1967 से 70। उसी बीच में दो प्रधानमंत्री, एक मोरारजी देसाई, एक चौधरी चरण सिंह। तब जनता की समझ में आ गया कि ये बेवकूफ जरूर है, नेता तो हैं लेकिन बेवकूफ हैं, सरकार ही नहीं चला रहे, आपस में ही लड़ रहे हैं। जब तुम आपस में ही लड़ करके खुद अपनी सरकार को नहीं चला पा रहे, देश को क्या चलाओगे? तब जनता को लगा कि भैया इंदिरा गांधी को ही देखते हैं, अगली बार उसी को जिताएंगे। ऐसे माहौल में जब कांग्रेस की ये पार्टी में ये इधर उधर चल रही है गड़बड़, ऐसे माहौल में आ गया 1971 का समय, और अब होने वाला है चुनाव।
अब कांग्रेस तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। तो देखो, ये समझ में आया ना उम्मीदवार वाली बात। इसी की वजह से कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इंदिरा गांधी का प्रयास। इंदिरा गांधी जी का प्रयास कब होता है? 1971 का चुनाव। ठीक है, मैंने चौथे आम चुनाव का जिक्र आपसे कर दिया है जिसमें कांग्रेस की हार हो जाती है 1967 में। 9 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, सब जगह कांग्रेस की हार हो जाती है और लगने लगा कि भैया कांग्रेस का दौर खत्म हो गया। ऐसा कुछ समय के लिए लगा, लेकिन अब समय आ गया 1971 का। इसमें आप लोग देखेंगे कि क्या होता है, क्या समस्याएं। आईजी का मतलब क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है, 1971 का समय है। अब इंदिरा गांधी सोचती हैं, पार्टी कौन सी है इंदिरा गांधी की? कांग्रेस आर यानी रिक्वेजनिस्ट। कांग्रेस आर ये वाली पार्टी है और एक और कांग्रेस ओ संगठन वाली। ऐसे में कांग्रेस के सामने समस्या भी थी। अब इंदिरा गांधी दिमाग लगाती हैं कि मुझे ये चुनाव कैसे जीतना है। तो ऐसे में 1971 के समय में कुछ प्रमुख समस्याएं उनको इंदिरा गांधी जी ने उठाया। ध्यान से सुना और एक शानदार नारा दिया, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ और इंदिरा बुलाओ या इंदिरा लाओ। ठीक है, जैसे आजकल नहीं चलता मोदी है तो मुमकिन है, तो वो तमाम पॉलिटिकल स्लोगन चलते रहते हैं। गरीबी हटाओ एक मुद्दा हो गया। दूसरा, वामपंथी। ध्यान से सुनना, वामपंथी योजना। अभी समझा रहा हूं इसको मैं, वामपंथी योजना। तीसरा पॉइंट, प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स की क्या करना? समाप्ति, कि भैया इसको खत्म करो। आप देखना और समझने की कोशिश करना कि कैसे कोई व्यक्ति चुनाव जीत रहा है। 14 बैंकों का नेशनलाइज्ड यानी कि राष्ट्रीय करण। 14 बैंकों का राष्ट्रीय करण हो गया। इधर देखिए, गरीबी हटाओ को स्लोगन दिया, वामपंथी योजना, प्रीवी पर्स की समाप्ति की बात करती हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या? 1971 में बांग्लादेश की आजादी। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा भारत की तरफ से? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। तो जनता को अच्छा लगा, ये कुछ काम उन्होंने किए और अधिकांशतः इन्होंने किस पर ध्यान दिया? गरीब, दलित, शोषित व पिछड़े वर्ग। ठीक है, समझने की कोशिश करना। और एक सुविधा और मिली, क्या? राजनीतिक विरासत। इसका फायदा तो मिलता है क्योंकि इंदिरा गांधी अगर देश की प्रधानमंत्री बनी तो इसमें कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिसके पिताजी प्रधानमंत्री हैं तो उसका फायदा तो निश्चित है मिलना। तो कांग्रेस आर चुनाव लड़ती है और इस चुनाव में क्या होता है वो आप समझने की कोशिश करेंगे प्लीज। वामपंथी योजना क्या है? गरीबी हटाओ। ये कुछ 1971 का चुनाव होने वाला है। ठीक है, 5वां चुनाव है। ठीक है, इस चुनाव में कैसे इंदिरा गांधी जी की स्कीम रहती है, क्या योजना रहती है, वो समझने की कोशिश करो। एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, तो जनता को लगा भाई अच्छी बात है, ये तो गरीबी हटाने की बात कर रही हैं। दूसरा, वामपंथी। वामपंथी का मतलब ये जो मैंने लिखा है लगभग वही है, ऐसी विचारधारा सरकार की
जो गरीबों की सोचे, पिछड़े वर्ग की सोचे, और ऐसे लोग जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं समाज में, और उनकी मदद करने की जो सोच है वो सरकार की, वो कांग्रेस ने अपनाई। और प्रीवी पर्स समझ रहे हो, यानी कि जो राजा महाराजा है ना, राजा महाराजा, उनको क्या है, अलग से वेतन भत्ता मिलता था, यानी अलग से बोनस मान लो आप, पैसा तरीके से, एक तरीके से पेंशन। इसमें एक विवाद भी होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। पेंशन मिलती थी अलग से, पेंशन के मतलब पेंशन मान सकते हो कि भैया ये महाराज हैं यहाँ फलाने ठिकाने जो भी हैं, तो उन महाराज को सम्मानित किया है, जो श्रीमंत महाराज, जो भी राजा साहब कुछ बोलते थे, और उनको सरकार अच्छे से अच्छी जिंदगी जीने के लिए अलग से पैसा देती थी। लेकिन इंदिरा गांधी बोली क्यों दे रहे हैं भैया इनको पैसा, मत दो। तो इसको खत्म कर दिया, प्रीवी पर्स को। ठीक है। और उसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और सबसे बड़ी बात, 1971 के युद्ध में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सहायता की प्रधानमंत्री ने, और उससे लोगों को लगने लगा कि भाई ये कुछ करेंगे। और गरीबी, दलित वगैरह सब, कांग्रेस लगभग ऐसे लोगों का एक मसीहा रही है, मान सकते हैं अपन। इन सब की वजह से 1971 का चुनाव होता है। और दूसरी तरफ सोचिए, ये तो इंदिरा गांधी है, दूसरी तरफ लामबंदी शुरू हो गई, यानी जनता को गुमराह करने की बातें, गुमराह नहीं, सीधी सीधी जनता के सामने मैसेज देने लगे लोग कि भैया कांग्रेस में इंदिरा गांधी का दबदबा चल रहा है, तानाशाह है, ये है वो है, और आप लोग, हम तो इससे परेशान हो गए। यानी कि लगभग आप ये मान सकते हो कि गठबंधन बनाने लगे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे बीजेपी है, और अभी कुछ समय पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टियों ने मिल करके एक गठबंधन बनाया है 2024 के चुनाव के लिए। मोदी को हराना है। ठीक है। अभी ये तो नारा है कि मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, विपक्ष का तो यही नारा है ना। तो इस तरीके से इधर जो नेता आए सोच रहे हैं, ऐसे पहले के नेता सोचते थे। तो गठबंधन के लिए क्या है, बहुत सारे नेता है ना एक साथ आए, और इसमें भी एक प्रमुख नेता थे समाजवादी नेता, और वो थे डॉक्टर, नहीं, राम मनोहर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। ये पद, जो पद है ना जिसके लिए लड़ रहे हैं, इससे भी बड़े थे ये लोग, इनका कद, इन्हें पद की कोई ज़रूरत नहीं थी, जितनी इनकी हैसियत है ना उनकी वैसे ही थी, बिना पद के वो वैसे ही प्रधानमंत्री थे। राम मनोहर लोहिया साहब, राम मनोहर लोहिया, और जेपी एन जयप्रकाश नारायण, और भी तमाम नेता। इन सब ने क्या किया, इंदिरा गांधी को घेरने की कोशिश की, और सब ने दुष्प्रचार किया। और इन्होंने नारा बहुत शानदार दिया, इन्होंने कहा इंदिरा हटाओ और देश बचाओ। विपक्ष का नारा क्या है, इंदिरा हटाओ और देश बचाओ। और कांग्रेस का नारा क्या है, इंदिरा लाओ देश बचाओ। और एक और नारा क्या, गरीबी हटाओ। अब ऐसे में इस सब विपक्ष के नेता थे ना, एक साथ आ गए भैया, सब कुछ। लेकिन जनता, अब इसमें वो भी थे, मोरारजी देसाई भी थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, सब नेता हैं, कामराज भी है। तो जनता को तो पता है वही है जिन्होंने पहले बेवकूफ़ी की है, 3 साल तक प्रधानमंत्री चेंज करे, आपस में लड़ रहे हैं। जनता को गुस्सा आए, लो भैया अब इस जो चुनाव होगा ना 1971 का, उसमें देखो यही जहां पर इंदिरा गांधी जीत रही हैं, 1971 का चुनाव, इस चुनाव का परिणाम देखिए। जो गठबंधन बनाता ना इनका, गठबंधन वाला, उसकी सीट आती है कितनी, 40। ठीक है। और जो कांग्रेस है, ओरिजिनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस ओ, इसकी सीट है कितनी, 16। और फिर कांग्रेस आर किसकी है, इंदिरा गांधी की। और भैया कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी, और इनकी सीट है 375। लो भैया, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी जीत, पूर्ण बहुमत की
सरकार। अब इंदिरा गांधी बोलती अब देखते हैं कौन आता है अपनी तरफ। अब जिसको चुनाव लड़ना है, जिसमें दम है वो आ जाओ। यहाँ से निश्चित है भैया, ये चुनाव हुआ 1971 का चुनाव, यानी ये कौन सा था? पांचवा जनरल इलेक्शन, यानी फिफ्थ जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। और इसमें प्रधानमंत्री कौन बनती हैं? इंदिरा गांधी, देश की प्रधानमंत्री। अब देश की प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। क्यों बनी? मैंने पूरी चीजें आपके सामने बता दी हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वामपंथी योजना चलाई, गरीबी हटाओ का नारा दिया, प्रीवी पर्स का समाप्ति की, और गरीब लोगों की समस्या पर ध्यान दिया, खाद्यान्न समस्या को निपटाने की कोशिश की। इस तरीके से देश की प्रधानमंत्री कौन बनेगी? इंदिरा गांधी। थोड़ा सा और रहा है, फिर चैप्टर ओवर है। इसी में एक चीज और आती है, जो गठबंधन बनाना वो था संयुक्त विधायक दल, और ये था कहाँ पर? पंजाब में। ये एमएलए का एक अलग से है, मतलब स्टेट में जो चुनाव होता है उसके में। यहाँ पर पहली क्या, ये तो ये है कि मतलब अलग राज्य स्तर पर भी जो लोकसभा तो चुनाव, ये जो चुनाव हुआ है ना, ये चुनाव, इसको बोलते हैं लोकसभा का चुनाव, ठीक है। और एक होता है विधानसभा का चुनाव। विधानसभा से सीएम बनता है और लोकसभा से पीएम बनता है। यहाँ पर पहली बार एक चीज देखने को आई, और वो था दल बदल का। आज ये कानून बन चुका है भारत में, दल बदल। और देखिए, जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहानी पुरानी है। दल बदल क्या है? हरियाणा राज्य का नाम सुना है ना? हरियाणा में एक विधायक थे, एमएलए साहब, और विधायक जो थे ना, उनका नाम था क्या? गयाराम। क्या है? गयाराम। और ये शानदार नाम है इनका। अब इन्होंने काम क्या किया? 3 वर्षों के अंदर अंदर में, ध्यान से सुना, 3 सालों के बीच बीच में इन्होंने क्या किया? कांग्रेस पार्टी से जनसंघ में चले गए, फिर और दूसरी पार्टी में चले गए, ठीक है, और फिर से किस में आ गए? कांग्रेस में। यानी ये क्या बदल रहे हैं? दल बदल, पार्टी को चेंज कर रहे हैं। एक दल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से फिर चौथे में, फिर उसी में आ गए। तो भैया सब जनता घबरा गई, यार ये कर क्या रहा है? कभी इस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, कभी उससे लड़ रहा है। मतलब जहां उसको लग रहा है कि माहौल बन गया, वहीं से चुनाव लड़ लिया। जिसने बोले चलो हम आपके साथ हैं, हाँ भैया लड़ लो। और जब ऐसा होने लगा ना, तो लोग बोले भाई आ रहा है और जा रहा है, तो इसका नाम ही पड़ गया क्या? आया राम और गया राम। शानदार नाम रख दिया, आया राम और गया राम। और इसी के आधार पर, इन्हीं के नाम पर बन गया दल बदल। अपने दल बदलू, मतलब आज हमारे साथ है, कल दूसरे के साथ चला गया, दल बदलू। और इतना शानदार काम किया, और आज ये कानून बन चुका है। भारत की संविधान की 10वीं अनुसूची में एक कानून बनाया गया है अलग से, कि कोई भी नेता पार्टी छोड़ के ऐसे नहीं जाएगा, जाएगा तो कोई कारण बताना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कांग्रेस है मध्य प्रदेश में, और ये बीजेपी है? और कांग्रेस का नेता जब बीजेपी को ज्वाइन करता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या मैं इसको दल बदल नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ ना। यही है। आप बताओ दल बदल अच्छा है कि बुरा है? एक हद तक बुरा है, और कुछ अच्छाइयाँ तो फिर हैं ही। अब बुराई क्या है? बुराई यही है कि जैसे मान लो सरकार अच्छे से चल रही है, फिर आपने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, तो सरकार विकास कब करेगी? जनता की बातों को कब सुनेगी? ये समस्या थी। खैर, आपको उस पर इतना ही समझना है कि गठबंधन के चुनाव में इंदिरा गांधी जीत गई, और ये दल बदल की मैंने बात बता दी। फिर आता है कांग्रेस प्रणाली का
देखिए, अब आपको समझना है कि कांग्रेस प्रणाली का पुनर्गठन कैसे हो रहा है। खत्म ही हो गया छोटा सा चैप्टर। इधर देखो, पुनर्गठन क्या है, यानी कांग्रेस प्रणाली का पुनर्गठन, यानी कांग्रेस के सिस्टम का पुनर्गठन क्या है। 1967 कांग्रेस जीतती है कि हारती है। कांग्रेस की हार होती है। ठीक है, हार है भैया, ये घर नहीं है। कांग्रेस की हार। और 1971 में कांग्रेस की जीत। तो मैं बोल सकता हूं कि कांग्रेस का जो सिस्टम है वो ठीक ठाक चल रहा है, कांग्रेस की जीत। यही है कांग्रेस प्रणाली का सिस्टम का क्या, पुनर्गठन, कि फिर से उन्होंने खुद को बचा लिया। अब कैसे बचाया वो सुनो। एक यही है कि अब ये पार्टी लगभग किसकी बन गई, इसको बोला जाने लगा गरीबों की पार्टी, यानी गरीबों की सरकार। कांग्रेस मतलब गरीब लोगों का साथ और गरीब लोगों का विकास। और दूसरा, अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यकों की हितैषी, यानी जो माइनॉरिटी लोग हैं जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, उनकी मददगार या सहायक करता। ठीक है। और इंदिरा गांधी जी की नीतियां, इंदिरा गांधी का नेतृत्व, नेतृत्व। ठीक है। और जैसे गरीबी जैसी समस्याओं से गरीबी हटाओ का नारा तो इन्होंने दे ही दिया था। इन बातों से ऐसा प्रतीत होने लगा, और इसमें मैं वामपंथी विचारधारा को अपनाना, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, लेफ्टिस्ट बोलते हैं, को अपनाना। मतलब क्या है सर, वामपंथी मतलब ऐसी सरकार जो गरीबों के बारे में सोचे, गरीब पिछड़े लोगों के बारे में सोचे। लामबंदी तो मतलब जनता को आह्वान करना, इसका मतलब है, आपने कभी देखा नहीं बड़ी बड़ी जनसभाएं करना और फिर लोगों को बताना कि भैया ये बीजेपी बेकार काम कर रही है, कांग्रेस बेकार काम कर रही है, कोई भी पार्टी हो, जैसे नेता बोलते हैं, तो जनता को बताना कि भैया देखो ये काम है जो कांग्रेस ने बुरे बुरे किए हैं, ये बीजेपी ने बुरे किए हैं, तो वो उसको लामबंदी बोलते हैं। बड़े बड़े नेता जनता को जब बातें अपनी रखते हैं, इससे होता है कांग्रेस के पुनर्गठन। और ऐसे पुनर्गठन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है। और विभाजन हुआ आर और ओ में। ठीक है, रिक्वेजनिस्ट और संगठन, ऐसे करके चैप्टर आपका क्या है, ओवर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क मी।
सबसे पहले वाला दिखा। ये तो हो गया था सर। ये सही है। ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। पीडीएफ में भेज दूंगा, उसको लिखने की जरूरत है। पीडीएफ में डिटेल में दिया है, इसमें तो मुझे अरे ये क्लास आपने नेक्स्ट